ध्यान से समझेंगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको कहते हैं बच्चों इंडस वैली। आपने इसके पहले भी शायद इस चैप्टर को पढ़ा ही होगा, सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर हो गया बच्चों? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है वहीं से प्रारंभ करते हैं। बच्चों नाम को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कई बार देखा है बच्चों में, काफी ऑफलाइन ऑनलाइन अनुभव है मेरा, तो मैंने देखा है कि नाम को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। इस सभ्यता के नाम को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है। तो याद रखेंगे इस सभ्यता के 3 नाम हैं बच्चों। कितने नाम हैं? 3 नाम है। पहला नाम क्या है? पहला नाम तो लिखा ही है। क्या लिखा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये नाम क्यों पड़ा बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। बच्चों जब पहली बार इसकी खोज हुई ना, तो बहुत सारी इसकी साइटें जो थी ना, वह किसके किनारे मिली? सिंधु नदी के किनारे मिली। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे इसके स्थल मिले थे। सारे नहीं, बहुत सारे, मैंने कहा मोस्टली बहुत सारे स्थल इसके सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली चीज। दूसरा बच्चों जो इसकी पहली साइट खोजी गई थी, पहली साइट वो हड़प्पा थी, क्योंकि विश्व में सभ्यताओं का नामकरण करने का एक नियम बनाया गया है। वो नियम क्या है कि अगर उसका नाम नहीं समझ में आ रहा है तो जो उसकी पहली साइट या पहला स्थल खोजा जाए वही उस सभ्यता का नाम हो जाता है। राइट? तो बच्चों जो दूसरा पॉइंट है वो यही है, क्योंकि पहला स्थल 1921 में किसने खोज दिया था? दयाराम साहनी ने। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब देखो क्वेश्चन ये क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 2 नाम है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम राजेश है 10th की मार्कशीट में, और घर वाले उसे राजू कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो उसका जो पॉपुलर नेम होगा वो क्या होगा? राजू होगा कि नहीं? सेम ऐसे ही समझ लो, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह इसका प्रचलित नाम है। क्या नाम है? प्रचलित नाम। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, आपके एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस पेपर में कई बार पूछा गया है कि सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है जो भारत में आई। तो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता बच्चों। प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। याद करके रखोगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रचलित नाम पॉपुलर नेम। जैसे मैंने राजू राजेश का एग्जांपल दिया। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि मैंने कहा विश्व में सभ्यताओं का नाम रखने की एक प्रक्रिया है और एक नियम के अनुसार जो पहली साइट होती है वही उस सभ्यता का नाम होता है, ऐसा कुछ बनाया गया। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता जो है यह इसका वैधानिक नाम है। क्या नाम है? वैधानिक नाम है। हड़प्पा सभ्यता इसका वैधानिक, ऑथेंटिक नेम है। वैधानिक नाम, वैधानिक नाम। ऑथेंटिक नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन प्रचलित नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। वैधानिक का मतलब है नियम कानून से बनाया। जैसे 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम होगा उसी नाम का उपयोग आप किसी फॉर्म, किसी एग्जाम के लिए कर सकते हैं ना, जब फॉर्म फिल करते हैं। राइट? राइट? क्लियर समझ में आ रहा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम है सभ्यता का, और वहीं पर हड़प्पा सभ्यता इसका ऑथेंटिक या वैधानिक नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट। राइट? तीसरा हिस्सा बच्चों एक इसका नाम है, क्योंकि एक धातु का प्रयोग करते थे, कांस्य का प्रयोग करते थे, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, इसका एक और नाम क्या है बच्चों? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या नाम है? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तीसरा नाम, धातु जो इस्तेमाल कर रहे थे उसके आधार पर इनका नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर क्या ब्रॉन्ज एज। इसको कांस्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। क्लियर समझ में आया? कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर हो गया? तो इसके नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे कंफर्म करो, इसके नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है तो एक हैशटैग करके कंफर्म करो कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके 3 नाम है। पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि उसका क्या है? प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता, जो कि इसका क्या है? ऑथेंटिक या वैधानिक नाम है। तीसरा नाम उसका क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि धातु के इस्तेमाल के आधार पर उसका नाम रखा गया। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो आगे चले, ये 3 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते, अगला हिस्सा
बच्चों नाम के बाद थोड़ा सा हम और आगे आते हैं और समय काल के बारे में समझते हैं। समय काल, समय काल, इसका टाइम क्या रहा होगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसके समय को लेकर बहुत सारी मुश्किलें हैं, दिक्कतें क्या है कि बहुत सारे इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और इसका टाइम पीरियड जो है वो सही तरीके से बता नहीं पाते। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि इसको सही तरीके से बताया कैसे जाए। तो एक तरीका है बच्चों, कार्बन डेटिंग किया गया। क्या किया गया? कार्बन डेटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, कार्बन डेटिंग के बारे में आप जानते होंगे बच्चों। कार्बन का एक अपरूप है C14, इसका इस्तेमाल करके कोई भी लाश कितनी पुरानी है यह पता किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन के तत्व होते हैं और मृत्यु के बाद कार्बन क्षरण की एक डीके का एक फॉर्मूला होता है कि कार्बन कैसे कैसे समाप्त होता है किसी के शरीर में। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, आयु पता कर लेते हैं। इसी को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो इस सभ्यता का क्या किया गया, कार्बन डेटिंग किया गया। और बच्चों कार्बन डेटिंग करके एक ऑथेंटिक समय काल निकल के आया जिसको कहते हैं 2300 बीसी से लेकर कब तक, 1750 बीसी। इसके अलावा जितनी भी ईयर्स हैं बच्चों वो सब मार्केट में ऐसे ही चल रहे हैं। यह जो तथ्य मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी प्रूवन है, एनसीईआरटी प्रूवन। मैं किसी बात को नहीं मानता, सिर्फ भारत की एक रिसर्च किताब है इसको ही मानता हूं, आप भी इसी को मानेंगे। और जब कभी भी आयोग फंसता है, आयोग कोई गलत क्वेश्चन देता है, वो सिर्फ एनसीईआरटी के तथ्यों को मानता है। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके यही तथ्यों को माना गया। आज के बाद आप यही तथ्य याद करेंगे। क्लियर? हां, कुछ इतिहासकार 2350 कहते हैं लेकिन ये ऑथेंटिक है बच्चों। ठीक है, तो जितने सारे लोग लिख रहे हैं सबसे पहले ये वाला कमेंट लिखे, टाइम पीरियड वाला, क्योंकि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। ठीक है, क्लियर? हां, क्लियर, समझ लें इसे। समय काल कार्बन डेटिंग C14 का यूज करते हुए 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी निकाला गया, एनसीईआरटी प्रूवन फैक्ट। इसके अलावा जो भी आप पढ़ते हो इस सभ्यता के समय काल के बारे में उसको बिल्कुल हटा दो, इस तथ्य को याद करके रखो। क्लियर, समझ पा रहे हैं? चलो अब आगे चलते हैं। समय काल हो गया आपका, अब आगे चलते हैं बच्चों। समय काल के बाद समकालीन सभ्यताएं, एक छोटा सा टॉपिक है, समकालीन सभ्यताएं, छोटा सा टॉपिक है। समकालीन सभ्यताएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। कंटेम्परेरी, समकालीन, सम मतलब उसी, काल मतलब समय में। जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी उसी समय में कुछ और विश्व में सभ्यताएं चल रही थी। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा हूं, क्लियर समझ, आपको समझना होगा कि समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले याद करके रखोगे बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बच्चों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह कंटेम्परेरी किसके थी बच्चों, इसकी मोहरें भी पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, पहले तो ये याद कर लो, सबसे प्राचीन सभ्यता इसी को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी तो आप कहोगे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, पहला पॉइंट। आज के हिसाब से ये जो ईरान वाला एरिया है, इराक वाला एरिया है, यहां पर ये सभ्यता का विकास हुआ था। और ये सभ्यता दो नदियां, कौन सी दो नदियां, एक तो दजला है और दूसरी नदी कौन सी है, फरात है। दजला फरात दो नदियों के मध्य बहुत सारी साइटें पाई गई हैं, तो वही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, ये नदियों के नाम है दजला और फरात, याद करके रखेंगे। दूसरी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन है बच्चों मिस्र की सभ्यता। दूसरी कौन सी है, मिस्र की सभ्यता। और हमेशा याद रखेंगे ये किसके कंटेम्परेरी है, सिंधु घाटी सभ्यता के। और बच्चों एक नदी के किनारे ये पाई गई है, उस नदी का नाम क्या है, नील नदी। क्या नाम है, नील नदी नाम है। ठीक है, तीसरी कंटेम्परेरी जो सभ्यता है वह है बच्चों चीन की सभ्यता, हमारा पड़ोसी। चीन की जो सभ्यता है बच्चों, चीन की सभ्यता, यह एक नदी के किनारे है जिसे हुआंगो नदी या पीली नदी के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे। ठीक है, तो ये तीन कंटेम्परेरी सभ्यताएं थी, अर्थात ये तीन सभ्यताएं तब थी जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी। तो हमेशा याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हां, तो अभी तो कुछ लोग यही कमेंट लिख रहे हैं कि सर पूरी थियोरी कराओगे ना। हाँ करा देना सर, प्लीज करा देना सर। अरे बैठो पढ़ो तो सही, तब तो पता चलेगा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं।
ठीक है, दूर से समंदर को देखते रहोगे तब तक उसकी गहराई का एहसास नहीं होगा आपको। जब तक आप उसमें कूदोगे नहीं, जब तक आप उसमें तैरोगे नहीं, जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं, तब तक उसकी गहराई का एहसास नहीं होगा। टारगेट विद अंकित में आओ और इसकी गहराइयों को नापने की कोशिश करो, जहां पर आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सारी क्लासेस मिल रही है। ठीक है, तो दूर से अगर समंदर को देखोगे कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। पहले पढ़ो तो सही, जजमेंटल मत होना, बस यही कहूंगा। जजमेंटल अगर हो गए तो वही समाप्त हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है जजमेंटल है बच्चों। किसी को देखकर जिंदगी में जज मत करना कि वो कैसा है। ठीक है, वो मोटा है, वो पतला है, ये सबसे बुरी चीज है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, जब तक आप उसे पूरा अध्ययन नहीं कर ले, तब तक उसके बारे में अगर आप एक शब्द भी कहते हैं तो यह एक अपराध है। ठीक है, हालांकि ज्यादा दार्शनिक नहीं बनूंगा मैं। समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन सभ्यता है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। दो नदी दजला और फरात के बीच में स्थित था, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन सभ्यता है। स्टार जहां लगे इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछा गया है। इराक में स्थित था, इराक के, ईरान के आसपास। दूसरी सब कंटेम्परेरी है मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे। तीसरी कंटेम्परेरी है चीन की सभ्यता, पीली नदी के किनारे। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे आगे चले। अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समकालीन सभ्यता है, आगे चलते हैं। अब समकालीन सभ्यताओं के बाद जो अगली स्थिति आती है बच्चों, समकालीन सभ्यताओं के बाद वो आती है विस्तार की। किसकी बच्चों? विस्तार की। कहां से कहां तक फैली थी बच्चों? विस्तार भी एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है बच्चों। अगर इसका विस्तार अर्थात इसका एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए, तो एरिया के हिसाब से बच्चों यह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। कितने? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। ये कब का डेटा है पता है आपको? ये कब का डेटा है? ये तब का डेटा है, स्वतंत्रता के पहले का डेटा है। लेकिन इसके बाद भारत में बहुत सारी साइटें खोजी गई बच्चों, और आज का जो नवीन डेटा है वो कहता है कि यह बच्चों 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। तो ये दोनों याद करके रखोगे, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा, हालांकि दोनों एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन याद रखोगे एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर और 20 लाख किलोमीटर, अपडेटेड एनसीईआरटी में 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, ये तो एरिया हो गया। अगर हम शेप की बात करें, अगर हम आकार की बात करें, आकार की बात करें, तो बच्चों इसका आकार क्या है? तो याद रखेंगे इसका आकार है बच्चों त्रिभुजाकार। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टार, इस पे भी स्टार आए हुए हैं। त्रिभुजाकार आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर शेप है इसका। कैसा शेप है इस सभ्यता का? ट्रायंगुलर शेप है बच्चों, याद करके रखना होगा, ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, हां, बिल्कुल बिल्कुल, धैर्य रखें, धैर्य धारण करें, सबको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। शेप, आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 20 लाख किलोमीटर अपडेटेड एरिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम विस्तार के डेटा को देखें तो बच्चों यह 3 देशों में, कितने देशों में? 3 देशों में फैली हुई है। अब कौन से 3 देशों में फैली हुई है यह भी तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चों। हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, ये 3 देशों में यह सभ्यताएं फैली हुई हैं। बच्चों एक बात याद रखोगे, आजादी से पहले क्या हुआ था कि लगभग सारी साइटें पाकिस्तान में थी, मैक्सिमम साइटें। लेकिन बच्चों आजादी के बाद हमने अपनी सभ्यता की खोज में बहुत इंटरेस्ट लिया, तो हम इस समय की अगर डेटा देखा जाए तो भारत के पास सबसे ज्यादा साइटें हैं, याद करके रखोगे। ठीक है, अच्छा, भारत के पास कितनी साइटें हैं? अप्रॉक्स बात की जाए तो ये 900 प्लस साइटें भारत के पास है। 900 प्लस साइटें भारत के पास है। साइट जब मैं कहता हूं स्थल की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात करें तो बच्चों 400 प्लस साइटें पाकिस्तान के पास है, और अगर वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो सिर्फ 2 साइटें अफगानिस्तान के पास है। कितनी साइटें? 2 साइटें। तो ये जो 2 साइटें हैं इनको जान लो बच्चों, पूछ लेते हैं। यहां से नहर निर्माण का साक्ष्य मिला है, लेकिन कृषि का साक्ष्य, कृषि में नहर का प्रयोग हुआ हो ऐसा नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान से 2 साइटें मिली हुई हैं। कौन कौन सी बच्चों? शोरतुघई और मुंडीगाक। शोरतुघई और क्या है बच्चों? मुंडीगाक। ये 2 साइटें कहां की मिली हुई है? ये 2 साइटें
अफगानिस्तान। तो ये विस्तार वाला हिस्सा है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, शेप हो गया त्रिभुजाकार। बच्चों 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। अफगानिस्तान में सुरतुगही मुंडेगाक, और यहां नहर निर्माण के साक्ष्य है, नहर से खेती के साक्ष्य नहीं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप एक राय बना के बैठे हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ना एक साधना है। ठीक है, पढ़ना क्या है? एक साधना है बच्चों। ठीक है, अच्छा क्लियर। अब देखो, अब इसके विस्तार का एक पॉइंट है जो लगभग आप सबको याद होगा, लेकिन एक बार यहां एक्सप्लेन कर लेते हैं। विस्तार का एक ऐसा पॉइंट जो आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार यहां पर क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, और ये है वेस्ट। लगभग आपको ये पता ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सबसे जो नॉर्थ में जो साइट है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा है। सबसे ईस्ट की जो साइट है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। जो सबसे सदर्न साइट है बच्चों उसका क्या नाम है? सदर्न साइट का नाम है दाइमाबाद। क्या नाम है? दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे वेस्टर्न साइट है बच्चों, वेस्टर्न साइट है वो कौन सी है? तो वो है बच्चों सूतकांगेडोर। कौन सी है? सूतकांगेडोर है। ठीक, अब मांडा की बात करें तो वह आज के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आज का जो गाजियाबाद मेरठ वाला एरिया है वहां पर स्थित थी। दाइमाबाद की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम दाइमाबाद की बात करें तो दाइमाबाद बच्चों कहां पर स्थित है? यह बच्चों स्थित है महाराष्ट्र वाले हिस्से में। ठीक, और सूतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नदी की बात करें तो जो मांडा है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी, जो आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके किनारे स्थित है। दाइमाबाद की अगर हम बात करें तो बच्चों दाइमाबाद गोदावरी और इसकी ही एक सहायक नदी प्रवरा है, उसके किनारे। दो में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। सूतकांगेडोर की बात करें तो बच्चों यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट है जो लगभग बच्चों को रटे होते हैं। आप भी बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हैं? मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सूतकांगेडोर, ये सारे फैक्ट्स आपको मैंने बता दिए। मतलब हमारा विस्तार वाला हिस्सा सही हो गया। अगर आपको विस्तार वाला हिस्सा समझ में आ गया हो तो एक हैशटैग करके मुझे कंफर्म कर देंगे, जहां पर हमने एरिया, शेप, किन किन देशों में फैली हुई है। ठीक है, और साथ साथ ये विस्तार वाला पॉइंट जो था वो समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे हैशटैग करके बता देंगे। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं है, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। एक बार हैशटैग करके कंफर्म करें। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ लिया है एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया सिंधु घाटी सभ्यता में, और बच्चों यहां से आपको पता चलेगा कि कैसे क्रमिक तरीके से पढ़ाई करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले मैंने उसका नाम बताया। दूसरे पॉइंट में मैंने समय काल, कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ी चर्चा करी। तीसरे पॉइंट